मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? मेरा सवाल का जवाब देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों थी। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी। कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे रोजगार तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब वो अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए, और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। मिल गया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग हैं कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया। ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी। और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। इसी उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994-95, और इनके रोजगार के लिए ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें रोजगार के लिए धरने में ना बैठे हो। न्याय मांगने के लिए पेपर लीक हो रहा है, 50 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं। आप कितने जिलों की बात करोगे? हर जिले में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कन्नौज में आत्महत्या हुई बेरोजगारी से, डिग्री पे सारी डिग्री लिखी। और वारिस पठान जी, चीज सिर्फ धर्म पर ही आधारित है। देखिए नविका जी, जिस तरह बच्चे फुल फोर्स में लड़ रहे थे, 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पे इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने यह कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये। युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रस्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे तो ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी। आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है। रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट?
आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको पता है 18 बरस से 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है। 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब लीगल है सब और आप आपका देख लीजिए। लीगल था। ये मैं नहीं बोलता, इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा मैरिज कैसा करेंगे, स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम वहां पर? आपको ट्रिपल तलाक से आपको ट्रिपल तलाक की इजाजत चाहिए? ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो हो गया ना, अभी खत्म हो गया। किस पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेक्युलरिज्म का सूरमा? इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। मोदी जी ने 2015 में जब आपने अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं भाई, हर बात में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं आप लोग। आपने अपने टर्न में बोलिए, मैं अपने शांति से बैठा रहता हूं सबके समय में। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, लेकिन यहीं से ना मेरे एक मन में विचार आया है, और जो मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ, ये आप लोग ना ध्यान से सुनिएगा। ये देश में जो बेरोजगारी की बात हर सरकार उठाते हैं ना, ये जो मुद्दा उठाते हैं, ये बिल्कुल बकवास है। आप आज राहुल गांधी जी बोलता है कि मुझे सरकार में लेके आओ, मैं बेरोजगार ख़त्म कर दूंगा। और उन दिनों की बात थी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि मुझे सरकार में लेके आओ, मैं बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा। आप लोग को लगता है कि कभी ये देश में बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार ये बेरोजगारी ना कभी भी ज़िंदगी में कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ और समझाता भी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, 100 स्टूडेंट पढ़ाई करता है। उस 100 में से कम 30% स्टूडेंट अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करता है, और बाकी 70% का क्या होता है, कोई दोस्तों के संगत में जाके कोई दारू पीने लगता है, कोई बियर पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, कोई प्यार में पागल हो जाता है। ऐसे लोगों का हमारे देश में कोई कमी नहीं है। तो आप ये बात बताइए, जो 30% स्टूडेंट अच्छा से पढ़ाई करके गया, वो आज मस्ती से एक नौकरी करके या कुछ भी करके उसका ज़िंदगी आसानी से बिता रहा है। वो जो 70% लड़का लड़कियों के पीछे पड़ा था, या दारू के नशे में पड़ा था, या ड्रग्स के मामले में हो चाहे लड़कियों के मामले में हो, तो वो लोग को कौन नौकरी देगा भाई? बताइए आप भी खुद सोच के देखिए। ये देश को अगर बेरोजगारी से ख़त्म कर सकता है ना, वो खुद। हर एक स्टूडेंट को समझना होगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है। ये बात स्टूडेंट को समझना होगा, ना कि सरकार आके आपको घर घर में आके नहीं समझा सकता ये बात। आप अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अपने बच्चे को संभालिएगा, और बच्चे को ये बात सिखाना आपका जिम्मेदारी भी है। हाँ, कि आजकल के बच्चे तो माँ बाप का सुनता नहीं, सिर्फ अपना मर्जी का करता है। ये भी मैं देख के भी आया हूँ हमेशा से। लेकिन सच्चाई यही है, इस देश में ना कभी बेरोजगारी ख़त्म हुआ था, ना कभी बेरोजगारी ख़त्म होगा। मैं हर इंडियन के चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो,
मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है, आप लोग ना सरकार को सुधारने से पहले आप खुद को सुधारिए। आप ऐसा एक एक आदमी मुझे उठाकर दिखाइए कि इनको सरकार ने घर से खींच के ले जाकर इनको नौकरी दिया है, ऐसा किसी आदमी को दिखाइए मुझे। और खुद भी देख लीजिए आजू बाजू में जितने लोग आज नौकरी करके सरकार का पगार खा रहा है ना, वो खुद के मेहनत से, ना कि सरकार के मेहनत से। आप लोग हर टाइम में सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे, सरकार बेरोजगारी बढ़ा दिया, सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। अरे भाई, आप अच्छा से पढ़ाई करो ना, फिर नौकरी मांगो। अगर आप नौकरी के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, हमेशा से अनपढ़ रह जाएंगे, तो आपको नौकरी कौन देगा? यही मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। आप अगर सरकार के उम्मीद पे मत रहिए, आप खुद को खुद सुधारिए और फिर इस देश को बेरोजगारी मुक्त कीजिए। आई होप आप लोग को ये बात तो मैं क्या समझाना चाहता था ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार ये बात दोहरा देता हूँ। इस देश को अगर बेरोजगारी मुक्त करना चाहते हैं ना, आप पहले खुद को सुधारिए, क्योंकि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। 100 स्टूडेंट में से अगर 30 स्टूडेंट अच्छा से पढ़ाई करके, मन लगा के पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है, उन लोग को सरकार ने घर से खींच के ले जाकर नौकरी नहीं दिया है। वो लोग अपने मेहनत से आज नौकरी करके घर पाल रहा है, और वही मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। तब आप एक देश के लिए एक नौकरी चाहिए या अच्छा परिवार चाहिए, या आप खुद चुन सकेंगे। उसका इल्ज़ाम सरकार के ऊपर आप नहीं डाल सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना था, क्योंकि हमेशा से ये मैं बेरोज़गारी का सवाल देख कर आया हूँ, इसके लिए मैं आज आप लोगों से ये जवाब देना चाहता। हर बात के लिए सरकार को दोषी साबित करना ये गलत है। चलिए फिर से एक अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।